क्या इजराइल के अफसर भारत पहुंच गए हैं और क्या इस ऑपरेशन को इजराइल और भारत दोनों मिलकर करने वाले हैं? आखिरकार पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्यों आती हुई दिख रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर और इजराइल के राजदूत की। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल के अफसर भारत पहुंचे हुए हैं। क्या मोसाद जैसा एक्शन यहाँ पर हो सकता है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की नीति अब रक्षात्मक से आक्रामक रुख की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये रुख पारंपरिक युद्ध के बजाय गुप्त युद्ध की दिशा में जा सकता है। अगर रॉ और मोसाद ने खुलकर सहयोग बढ़ाया तो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की जड़ों पर सीधा प्रहार किया जा सकता है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को इजराइल के राजदूत रूवेन अजहर से मुलाकात की। ये बैठक दोनों देशों के बीच आतंकवाद, विशेषकर सीमा पार इस्लामी आतंकवाद को निपटने के साझा प्रयासों को लेकर हुई है। बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि नई दिल्ली में इजराइल के राजदूत रूवेन अजहर के साथ अच्छी चर्चा हुई। सीमा पार आतंकवाद से लड़ने में इजराइल के अडिग समर्थन की सराहना करता हूं। भारत और इजराइल दोनों ही देश 1990 के दशक से आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करते आए हैं। इसी साझा अनुभव के कारण दोनों देशों के बीच सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करना और अच्छा सहयोग पर लगातार गहरे संबंध बने हैं। 1992 में भारत और इजराइल के बीच में औपचारिक शुरुआत से ही ये देखने को मिला है कि इजराइल और भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में ये सहयोग काफी बढ़िया चल रहा है। भारत में पहलगाम जैसे आतंकी हमलों के बाद ये सवाल उठता है कि क्या अब भारत एक बड़े एक्शन नीति को अपनाएगा? इसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भारत की रॉ के साथ मिलकर किसी गंभीर गुप्त अभियान को अंजाम दे सकती है, या भारत का एक्शन इजराइल के एक्शन से मिलता जुलता होगा? ये तमाम सवाल इस मुलाकात के बाद उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि भारत और इजराइल का आतंकवाद के खिलाफ गहरा कनेक्शन रहा है। भारत और इजराइल की कूटनीतिक संबंध 1992 में शुरू हुए, लेकिन खुफिया सहयोग उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था। 26/11 पुलवामा जैसे हमले और इसके बाद कहा जा रहा है कि मोसाद और रॉ के बीच में कई बैठकें, इंटेलिजेंस एक्सचेंज, एंटी टेरर ट्रेनिंग पहले से चल रही है। अगर दोनों एजेंसियां मिलकर काम करती हैं तो क्या क्या संभव है, क्या रणनीति अपनाई जा सकती है और क्या इससे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सकती है? पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान, गल्फ देशों और अफ्रीका में मौजूद आतंकियों और उनके समर्थकों की निगरानी और पहचान, डार्क वेब, फंडिंग चैनल्स, हवाला नेटवर्क, हथियार आपूर्ति पर नजर, हाई प्रिसीजन टारगेटेड ऑपरेशन, मोसाद के अंदाज में आतंकियों का चुपचाप सफाया, रॉ की स्थानीय जानकारी और मोसाद की तकनीक का मेल आतंकियों के लिए जानलेवा होगा। ऐसे ऑपरेशंस पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, खाड़ी देशों में हो सकते हैं जहां भारत सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता है, लेकिन मोसाद के साथ कर सकता है। आतंकियों की डिजिटल गतिविधियां, सोशल मीडिया नेटवर्क, आतंकी गतिविधियां और कट्टरवाद फैलाने वाले पूरे नेटवर्क को मोसाद की साइबर टीम से ध्वस्त करना, फेक आईडी, डिजिटल जासूसी, साइबर ट्रैप से जिहादी नेटवर्क को तोड़ना, मोसाद की विशेषज्ञता वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जिसमें दुश्मन को भ्रम में डालकर अंदर से हमला किया जाता है, रॉ के ग्राउंड एसेट्स का उपयोग कर पाकिस्तान और पीओके में भ्रम पैदा कर आतंकियों के बीच विश्वास खत्म करना, भारतीय स्पेशल फोर्स एनएसजी, पारा एसएफ को इजरायली शैली की अर्बन वॉरफेयर, होस्टेज रेस्क्यू, ब्लैक ऑपरेशंस की ट्रेनिंग देना, भविष्य में एक जॉइंट टास्क फोर्स की तैनाती हो सकती है, नो मैन लैंड्स या विदेशों में ऑपरेशन कर सकें। भारत की नीति अब धीरे धीरे रक्षात्मक से आक्रामक रुख की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये रुख पारंपरिक युद्ध के बजाय गुप्त युद्ध की दिशा में जा सकता है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर एक पुराना इतिहास भी रहा है और इजराइल की तो पाकिस्तान के साथ पर्सनल दुश्मनी है और इस दुश्मनी को निकालने के लिए इससे बढ़िया मौका इजराइल को नहीं मिलेगा। इसके पीछे कारण है और कारण ये है कि कहा जाता है कि ईरान को अगर न्यूक्लियर हथियार मिलेंगे तो ये पाकिस्तान की तरफ से ही मिले हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि ईरान की तरफ से भी एक वक्तव्य आया और ईरान के राजदूत ने कहा कि हम सुलह करा देते हैं दोनों देशों के बीच में। ईरान जो इस वक्त खुद ही फंसा हुआ है वो क्या सुलह कराएगा भारत की पाकिस्तान के साथ? लेकिन यहाँ पर ईरान को अगर पाकिस्तान से हथियार मिलते हैं, न्यूक्लियर हथियार की टेक्निक मिलती है, तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक बार पहले भी पाकिस्तान इजराइल के टारगेट में आया था, लेकिन उस बार ये बच गया
और बचने के पीछे इसका कारण ये था कि अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया, वरना आज के समय में पाकिस्तान की स्थिति कुछ और ही होती। मैं ये देख रही थी कि जैसे ही ये सारी खबरें आ रही हैं, अभी अपुष्ट खबरें ही हैं, वैसे में ही पाकिस्तान के मीडिया चैनलों में ये बहस होनी शुरू हो गई है कि यहाँ पर इजराइल ने एंट्री ले ली है और इजराइल और भारत दोनों मिलकर ऑपरेशन चलाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इतना कमजोर हो गया है कि इजराइल की मदद लेनी होगी? नहीं, यहाँ पर सीन क्या है? सीन ये है कि हमास की एंट्री हो रही है, और अगर हमास की एंट्री हो रही है तो हमास से निपटने का तरीका, उनके लड़ने का तरीका, ये सब कुछ अगर किसी को बहुत अच्छे से पता है तो वो इजराइल को पता है। ऐसे में अगर इजराइल की टेक्नोलॉजी, इजराइल का दिमाग और भारत की खुफिया एजेंसी के साथ साथ धरातल पर भारत के लोग जो मौजूद हैं, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। खैर, 1980 के दशक में कहूटा पर हमला करने वाला था इजराइल। इस दशक में पाकिस्तान को एक इस्लामिक बम के रूप में देखा जा रहा था और इसे एक संभावित खतरे के रूप में माना जा रहा था। 1981 में इराक के ओसिराक रिएक्टर पर इजराइल के सफल हमले के बाद इजराइल ने पाकिस्तान के कहूटा परमाणु सुविधा पर समान हमले की योजना बनाई। इस योजना में भारत की सहायता शामिल थी, जिसमें इजरायली F-16, F-15 विमान गुजरात के जामनगर हवाई अड्डे से उड़ान भरते और हिमालय के रास्ते पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते। इजराइल ने नेवे रेगिस्तान में कहूटा सुविधा का एक पूर्ण पैमाने का मॉडल बनाया, अपने पायलटों को हमले का अभ्यास कराया। मार्च 1984 में उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इन्होंने इस ऑपरेशन को मंजूरी दे दी थी। कुछ भारतीय अधिकारियों ने इस योजना का विरोध किया क्योंकि उनको डर लग रहा था कि हमले के बाद इजराइल को कोई बड़ा परिणाम न भुगतना पड़े, जबकि पाकिस्तान भारत पर पूर्ण पैमाने पर जवाबी कार्रवाई हो, संभवतः परमाणु हमला कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की ISI ने इस योजना का पता लगा लिया और जवाबी हमलों की तैयारियां कर ली, जिसमें इजराइल के रणनीतिक ठिकानों पर आत्मघाती हमले शामिल थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और ये जो पूरा प्लान था, ये पूरा प्लान धरा का धरा रह गया, अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया। इस घटना ने पाकिस्तान और इजराइल के बीच अविश्वास को और भी ज्यादा गहरा किया। पाकिस्तान ने अपनी परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा बढ़ा दी और इजराइल के बाद ईरान जैसे अन्य खतरों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है साल 2016 का, जब एक समाचार लेख में ये कहा गया था कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच परमाणु तनाव बढ़ सकता है, और कहा गया था कि इजराइल के तत्कालीन रक्षा मंत्री मोशे यालोन, जो कि 2016 में बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा था कि यदि पाकिस्तान ने सीरिया में सैनिक भेजे तो इजराइल पाकिस्तान पर परमाणु हमला करेगा। इजराइल की प्रतिक्रिया हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ ही रही है। खैर, अब यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन भारत ने इजराइल को खड़ा करके उनके सारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये लड़ाई आगे बहुत ज्यादा बढ़ सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।